हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोन कुशवाहा देव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज एक चलते हैं एक नई दुनिया में, यानी कि पाई की दुनिया में। बच्चों, जैसे कि हमने पहले पाई के बारे में जान रखा था, पाई के मान के बारे में भी जाना था। पाई का मान होता है वो 3.14, या फिर हमने जाना भी था कि पाई का मान 22/7 भी होता है। लेकिन बच्चों, परेशानी यहाँ पर होती है कि पाई का जो मान हम 22/7 मान के चलते हैं, जबकि वो कैसा होता है, परमेय संख्या होता है। जबकि पाई की जो वैल्यू होती है या पाई खुद होती है वो एक होती है अपरमेय संख्या। ऐसा कैसे होता है, इसको हम आज खारिज करेंगे, जानेंगे कि पाई की वैल्यू परमेय होती है या अपरमेय होती है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। जैसे कि बच्चों हमने बताया था कि पाई की वैल्यू होती है वो लगभग 22/7 या 3.14, लेकिन 22/7 की जो दशमलव वैल्यू होती है वो 3.14 के लगभग नजदीक के मान के बराबर होती है। तो हम मान लेते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो बच्चों, रियलिटी में पाई की वैल्यू 22/7 में होती। आज हम पाई की रियल वैल्यू के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग पाई है, पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या 3.14, क्या है 3.14। जैसे कि वो पाई की वैल्यू आपकी अपरमेय संख्या होती है, और हम जानते हैं कि पाई की जो 22/7 होती है वो कैसे होती है, परमेय संख्या। लेकिन 22/7 की जो दशमलव वैल्यू होती है वो हमारे पास में 3.14 के नजदीकी मान के दशमलव मान के बराबर होती है। तो हम पाई की वैल्यू 22/7 भी मान के चलते हैं। तो बच्चों, आज जानेंगे पाई की वैल्यू जो 3.14 आती है वो कैसे आती है। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, एक व्रत लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, एक व्रत। तो बच्चों, इस व्रत का जो व्यास है, व्रत का जो व्यास है, तो व्यास क्या है बच्चों, यानी कि व्यास की लंबाई को अगर हमने भाई परिधि के तौर पर रखने की कोशिश करें तो हमारे पास में लगभग व्यास कितनी मात्रा में आता है तो वो हम पर्टिकुलर मान के बराबर देख सकते हैं। यानी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भाई जो हम पाई की वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, भाई परिधि और जो व्यास का अनुपात होता है वो एक अचर गुणांक के बराबर होता है, और वो अचर गुणांक क्या होता है, पाई होता है। तो बच्चों, आज हम क्या करते हैं, इस व्यास को इस परिधि पर रख करके देखते हैं तो कितने व्यास इस परिधि को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं वो देखते हैं। तो वही वैल्यूज क्या होगी, पाई की वैल्यू होती है। तो देखो, ये हमने एक व्यास है, तो व्यास की समान लंबाई की दूरी हमने यहां से लेकर के यहां तक आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, और इसकी सेकंड जो हमने लंबाई है वो लगभग हमने ये नापी, यानी सेकंड व्यास जी नापा। तो बच्चों, जान सकते हो क्या इसकी थर्ड लंबाई है वो इस पूरी लंबाई को कवर कर सकती है। देखते हैं बच्चों, यानी कि देखो, यानी कि हमने थर्ड लंबाई है वो हमने यहां से लेकर के यहां तक की, लेकिन परेशानी यहां पर हो गई, ये थोड़ी सी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब जो पाई का यानी व्यास का जो कुछ मान होगा, कुछ मान हम भाग वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो वो भाग क्या होता है, वो भाग देखते हैं, इतना भाग, ये कौन सा भाग है, यानी कि हमने व्यास का एक भाग ये रखा, व्यास का दूसरा भाग ये रखा, यानी व्यास ही रखा, भाग क्या है इसका, और एक व्यास हमने यहाँ पर रख दिया, व्यास की लंबाई के बराबर मान रख दिया। लेकिन जो अल्पांश है वो अल्पांश हम लेके चलते हैं व्यास का अल्पांश, यानी व्यास का वो छोटा सा भाग। और जो छोटा सा भाग होता है वो क्या होता है बच्चों, देखो, यानी कि 0.14 के भाग के बराबर होता है। यानी कि कितना होता है, 0.14 के भाग के बराबर होता है। ये हमने इस व्यास की कुल लंबाई का भाग लिया। देखो, यानी बच्चों, ये आपका एक भाग और ये आपका दूसरा भाग और ये आपका तीसरा, यानी कि ये व्यास यानी 3 हमने व्यास लिए, और ये हमारे पास में एक व्यास चौथे भाग यानी व्यास का हमारे पास भाग आया, वो कितना आया, 0.14 आया। कितना आया, 0.14 है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि लगभग यानी कि हमने तीनों व्यास को जोड़ा और 0.14 को जोड़ने पर हमें जो पाई की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 3.14 के मान के बराबर होती है। तो वो रियल की वैल्यूज कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है। क्या होती है, पाई की वैल्यू।
बच्चों हम एक इस प्रकार से जान सकते हैं कि पाई की वैल्यू जो 3.14 आती है वो लगभग कैसे आती है कि हमने व्यास की लंबाइयों को हमने वृत्त की परिधियों पर नाप करके देखा, तो समान लंबाई की यानी परिधि हमने नापी और यहाँ से यहाँ तक की व्यास नापा और ये व्यास नापा और ये हमारे पास चौथा व्यास है वो हमारे पास ना 0.14 के अनुभाग के बराबर है। तो इसका टोटल जो भाग आया वो हमारे पास क्या आया भाई 3.14 मान के बराबर आया, यानी कि इनका जो योग है वो 3.14 के मान के बराबर है। जो हमारे पास मान किसका आता है, पाई का मान आता है। तो बच्चों ये तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला था कि पाई की वैल्यू आती है। तो हम बच्चों यानी अब सीखेंगे कि पाई के कुछ सूत्र की वैल्यू, यानी कि कुछ सूत्र के द्वारा हम पाई की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे और हम सूत्र को भी जानेंगे वो सूत्र क्या है। तो बच्चों जैसे हमारे पास में एक जो सूत्र होता है क्या पाई का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n sin 180 डिग्री बटे n। ये सूत्र है पाई की रियलिटी वैल्यू ज्ञात करने के लिए। जो पाई का हमारे पास में जो अपरिमित मान आता है भाई अपरिमित संख्या के तौर पर अपरिमित मान आता है, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो वैल्यूज निकल के आती है, वो इससे वैल्यू निकल के आती है। तो बच्चों हम यहाँ पर यानी कि भिन्न n के भिन्न मान लेके चलेंगे और हम पाई की वैल्यूज निकाल के लेके चलेंगे। जितने आप n के अधिकतम मान लोगे यानी कि n का सबसे बड़ा मान लोगे, जितना बड़ा मान लोगे और उतना ही पाई की सटीक वैल्यू प्राप्त होगी। हमारे यानी कि भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, इन्होंने भाई सबसे पहले पाई की सटीक वैल्यू के बारे में बताया था, यानी कि अनुमान लगाया था। और आज हम उस सूत्र के द्वारा इस पाई की वैल्यू के बारे में अनुमान लगाएंगे। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास ये सूत्र होता है क्या, पाई बराबर n sin 180 डिग्री बटे n। तो n की वैल्यू हम लेके चलते हैं पहले 12, कितने लेके चलते हैं 12, यानी कि n का मान अगर हमने 12 है तो देखो बच्चों हमने यानी कि लगभग n का मान जो 12 लेके चले तो हम इस साइन पे कैलकुलेटर की तरफ से यानी इसकी सहायता से हम पाई की वैल्यू निकालेंगे। तो पाई की वैल्यूज निकालते हम देखो यानी बच्चों हमने पाई की वैल्यू निकालते हैं क्या 180 डिग्री यानी कि भाग अंत 12। तो इसका मतलब यानी कि हमारे पास बच्चों इसकी वैल्यू जो निकलती है वो 3.105828 के लगभग बराबर आती है। तो बच्चों इसकी जो वैल्यूज निकलेगी तो पाई की जो वैल्यूज निकलेगी वो क्या निकलेगी, यानी कि 3.10582851 के लगभग मान के बराबर आती चलेगी, एंड सो ऑन आगे निकलती चल जाएगी। यदि हमने पाई के मान है वो हमने अगर n का मान है वो हमने 24 लिया तो जिसके पाई की लगभग जो सटीक वैल्यू होगी वो प्राप्त होगी। वो भी हम पाई की वैल्यू देखते हैं क्या कितनी प्राप्त होती है। 24 यानी अगर पाई की वैल्यू लेके चलते हैं तो कितना प्राप्त होता है बच्चों वो देखें। तो देखो यानी कि इसमें जो पाई की वैल्यू जो आ रही है वो 3.132628613 के मान के बराबर आ रही है। तो जो पाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी भाई 3.132628613 एंड सो ऑन। इस प्रकार जो हमारे पास मान है वो अपरिमित संख्या मान प्राप्त होते जा रहा है। लगभग जैसे हमने भाई n का मान बढ़ाया 12 से 24 किया तो पाई के नजदीक राइट मान के अनुदिश ये मान हमारे पास आते गए, और अगर हमने n का मान और बढ़ाया तो हमारे पास पाई का मान होगा वो और सटीक आता जाएगा। तो देखो पाई का अगर हमने अब n का मान 50 लिया, n का मान कितना लिया 50, n का मान 50 लेने पर अब इसकी जो वैल्यूज प्राप्त होगी वो कितनी 3.1395 यानी कि 9525976 ... ये हमारे पास जो वैल्यूज प्राप्त हो रही है। तो लगभग पाई की जो वैल्यू है लगभग हमारे पास में राइट मान के बराबर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन और अगर हम बड़ा मान लेके चलते हैं, किसका मान n का मान और बड़ा लेके चलते हैं तो हमारे पास में पाई की जो सटीक वैल्यू होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम लेके चलते हैं ऐसा n का मान है वो 10,000 लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं 10,000 अगर n का मान लेके चलते हैं तो हमारे पास पाई की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी सर, यानी कि 3.1415 जो रियलिटी में लगभग वैल्यू है पाई की वो हमारे पास पाई की वैल्यू आती है। तो 9 यानी कितना यानी 1592602 ये लगभग हमारे पास पाई की लगभग वैल्यू आती है। और अगर हमने और बड़ा मान लिया तो देखो बच्चों अब लेके चलते हैं इनका मान अगर हमने 10 लाख
कितना लिया? 10 लाख। 10 लाख लेके चलते तो पाई की जो सटीक वैल्यू है वो लगभग 3.1419265 लगभग ये वैल्यू प्राप्त होती है। लेकिन बच्चों रियलिटी में जो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। जैसे पाई की जो रियलिटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो देखो यानी कि 3.14192653589 यानी कि 793238462643383279 और 50 एंड सो ऑन। यानी कि ये हमारे पास में लगभग पाई का जो सटीक मान होता है वो हमारे पास पाई की जो रियलिटी वैल्यू होती है वो रियलिटी वैल्यूज क्या होती है, ये वैल्यू होती है। और इसी प्रकार ये पाई का मान चलता ही जाता है, ये कभी पाई का मान कभी नहीं रुकता। और इसीलिए ये पाई है वो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है और ये मान कभी भी आपस में पुनरावृत्ति नहीं करती। यानी कि इसी प्रकार आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें पाई का जो वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है। कोई भी मान है, कोई अंक है, अंक एक निश्चित क्रम पर कोई पुनरावृत्ति नहीं कर पा रहा है। तो इसी प्रकार ये पाई की वैल्यू है वो हमारे पास इसी बार निश्चित काल तक चलती रहती है, इसका कोई पता नहीं, अनिश्चित काल तक ये चलती ही रहती है। तो बच्चों ये हमारे पास सूत्र के द्वारा से पाई का मान था। तो बच्चों हम ये सूत्र को अब हम देखेंगे, भाई ये सूत्र जो निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है। आज हम इस सूत्र के बारे में जानेंगे, सूत्र को हम ड्राइव करेंगे कि सूत्र कैसे निकलता है। तो बच्चों हम सूत्र को अब ड्राइव करके देखते हैं कि क्या, अगर हमने एक सर्किल लेते हैं, क्या लेके चलते हैं, एक सर्किल लेके चलते हैं। इस सर्किल को हमने लगभग इस त्रिभुज के यानी 3 भागों के रूप में लगभग डिवाइड किया, यानी त्रिभुज के रूप में डिवाइड कर दिया। और अगर मानिए और हम बढ़ा देते इस वृत्त को और बड़ा भाग में डिवाइड करें, यानी कि हमने जैसे बताया था कि भाई हमने n का मान जितना हम बढ़ा लेंगे उतना हमारे पास पाई की जो कैलकुलेशन गणना है, भाई जो गणना है, मान है, वो सटीक मान निकल के आता है। तो अगर हमने और बढ़ा देखा यानी कि 4 भुजाओं में डिवाइड किया, अब ये 5 भुजाओं में डिवाइड किया, इसी प्रकार हमने इसको 6 भुजाओं में डिवाइड किया और उसके बाद में इसी प्रकार और हमने 8 भुजाओं में डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार हमने और बड़े भुजाओं में करें और डिवाइड करें और डिवाइड करें और बहुभुज के रूप में अगर हम डिवाइड करते हैं तो लगभग हमारे पास पाई का जो सटीक मान होता है वो निकलने की पूरी संभावना आ जाती है। तो बच्चों अब हम क्या करें, इसको हम अनंत भागों में लगभग n भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? n भागों। हमने मान लिया कि इस वृत्त को n भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे आप आकृति देख सकते हो, तो ये आकृति देखने पर हमने ऐसी आकृति प्राप्त हो रही है और इसको हमने लगभग ऐसे n भागों में डिवाइड किया, जो लगभग पाई यानी जो मान पड़ती है, पड़ती के नजदीकी मान के लगभग बराबर आती ही जा रही है। तो देखो अब इसमें हम देखते हैं, अगर हमने इस वृत्त की जो त्रिज्या है यानी कि आधा इकाई, कितना? आधा इकाई हम लेके चले इस परिधि की, यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो हम त्रिज्या लेके चले आधा इकाई। तो बच्चों यानी कि यहाँ पर देखो ये हमने लगभग व्यास डाल दिए, व्यास हमेशा लंबवत है यहाँ पर, तो हमने व्यास से यहाँ तक की जहाँ तक दूरी है, त्रिज्या है, वो हमने लेके चले आधा इकाई। आधा सेंटीमीटर भी हो सकती है, आधा मीटर भी हो सकती है, आधा mm भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमने आधा इकाई लेके चले यानी हाफ इकाई, हाफ यूनिट की अगर हमने इसकी रेडियस लेके चले तो बच्चों हम देखते हैं अब क्या करते हैं, यानी कि इस बिंदु से, केंद्र से, ये क्या है हमारे पास केंद्र है, इस केंद्र से इस भाग पर एक लंब डाल, क्या डालते हैं? एक लंब डालते हैं। एक लंब डालने पर हमें क्या प्राप्त होता है? भाई ये लंब प्राप्त हो गया। तो इसमें हम बोल सकते हैं, इसका नामांकन करें तो नामांकन कर सकते हैं, सब AC लंब है वो BD पर, क्या है? AC लंब है वो किस पर है? BD पर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं साहब कि AC लंब BD क्या है? AC लंब BD है। अगर हम यानी कि इसका मतलब जो AC भुजा है वो BD को समान 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? समान 2 भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? यानी A है। इसका मतलब यानी कि BC और बराबर क्या है? CD बराबर कितना? A है साहब। कितना है? A। और हमने BD बोले, कितने बोले साहब? यानी BD बोले, अगर हमने BD बोला तो कितना है BD? यानी कि BD है वो साहब 2A है।
कितनी है 2a, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2a है। कितनी है 2a। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 2a। अगर इसका मतलब 2a क्या होगा साहब, इसका मतलब जो n था यानी ये परिधि का एक भाग था जो हमने n भागों के रूप में डिवाइड किया था। किसके रूप में, n भाग के रूप में डिवाइड किया था। वो लगभग एक परिधि का छोटा सा अल्पांश था। ये तो क्या था, छोटा सा अल्पांश। अगर हमने माना, अगर हम ये मान के चले कि भाई परिधि निकाला जाए, कितनी क्या निकाली जाए, परिधि। क्या निकाली जाए, परिधि। परिधि निकाले वो हमारे पास क्या आता है n इंटू बी डी, n इंटू बी डी। यानी कि इसका मतलब अगर हमने बी डी का गुणा n बार किया, क्योंकि हमने n भागों में डिवाइड किया था, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, परिधि निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है, परिधि। इसका मतलब बी डी का मान है वो किसके बराबर है, 2a के बराबर। किसके बराबर है, 2a। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसके आगे क्या, यानी कि हमारे पास में ये भाग हमने ये वजह ले ली बी माप की ले ली, और तो हमारे पास एक ये नील कोण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नील कोण जो थीटा है वो प्राप्त होता है। तो बच्चों हम यहाँ पर इस त्रिभुज एबीसी त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसमें हम ए को आधा मान के यानी कि इसको बी को यानी इस वाली ए सी को आधा मान के रखते हैं, बीडी यानी बीसी है उसे लंब मान के चलते हैं, और ए बी है वो क्या है, कर्ण। एक ए बी क्या है, कर्ण। तो इसका मतलब हम इसमें निकालते हैं साइन थीटा। क्या निकालते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब लंब है वो मेरे पास में क्या है, ए है। लंब क्या है, ए, और कर्ण क्या है, 1/2। यानी कर्ण क्या है, 1/2, 1/2 दर्जा के चले। तो ये हमारे पास चौथा जो अनुपात होता है वो कहा जाता है ऊपर की तरफ। इसका मतलब कितना भी प्राप्त हो गया, 2a। यानी कि बोल सकते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, 2a होता है। साइन थीटा बराबर क्या देना है, 2a। तो सर 2a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, बीडी। क्या लिख सकते हैं, बीडी। इसका मतलब ये हमारे पास में समीकरण था, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे समीकरण नंबर सेकंड, और इसे समीकरण नंबर थर्ड मान लिया जाए। तो इसका मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सॉरी थर्ड से, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि हमारे पास बीडी है वो कितना है साहब, यानी कि लगभग 2 यानी साइन थीटा है। 2a बराबर कितना, साइन थीटा। 2a बराबर साइन थीटा है। इसका मतलब बीडी बराबर कितना, साइन थीटा। और बीडी का मान अगर हमने इसमें रख दिया तो हमारे पास क्या निकल के आती है, परिधि। क्या निकल के आती है, परिधि। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसे इक्वेशन 4 मान लिया जाए, समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए। समीकरण हमारे पास क्या निकल के आता है भाई, सेकंड व 4 से, सेकंड व 4 से। तो क्या निकल के आता है बच्चों, यानी कि परिधि है, परिधि बराबर क्या, n इंटू साइन थीटा, n इंटू साइन थीटा। वैसे रियलिटी में परिधि क्या होती है, 2πr। कितनी होती है, 2πr। और यहाँ पर हमने r की जो वैल्यू लेके चले वो कितनी, 1/2 इकाई लेके चले। कितनी लेके चले, 1/2 इकाई। तो इसका था 1/2 इकाई हम लेके चले। तो इस r की जो वैल्यू है वो r की वैल्यू को इस माप पर पुट करके देखते हैं तो कितना, यानी 2 यानी पाई इंटू 1/2 बराबर क्या जाएगा, n साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। अब साइन थीटा की भी वैल्यूज निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। यानी 2 से 2 कट हो गया तो क्या बचा, पाई बराबर n यानी कि साइन थीटा। अब चर्चा करते हैं बच्चों थीटा, इस पर चर्चा करते हैं थीटा। तो ये हमारे पास थीटा। तो जैसे मान जाए ये हमने भाई टोटल भाग था वो हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, ये परिधि है वो टोटल हमने n भागों में डिवाइड की। कितने भागों में, n भागों में। जबकि ये हमारे पास एंगल जो आता है पूरा वो कितने डिग्री का आता है सर, 360 डिग्री का आता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री। इसका हमने n का भाग दे दिया। इसका मतलब हमारे पास यहां से यहां तक की एंगल आ गया, ये कोण आ गया। अगर हमने इसमें n का डिवाइड करते हैं तो कौन सा कोण आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा। तो ये कोण आ गया। लेकिन इसमें भी हाफ है क्योंकि ये समान 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, इसमें भी क्या है, हाफ। इसका मतलब 1/2 का गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा साहब, थीटा प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, थीटा। यानी 1/2 से यानी 360 काटे कितने बार, 180 बार। इसका थीटा की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 180 डिग्री बटे कितना, n प्राप्त होगा। कितनी प्राप्त है, 180 डिग्री बटे n। तो हम बोल सकते हैं ऐसा, पाई बराबर होता है n
जो मां